हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ है। इसके अनुसार जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो यह अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है तथा वह लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कुल 5 रेखाएं मिलती हैं, यानी कि अलग अलग तरंग दैर्घ्य की लाइनें हमको मिलती हैं। इन्हीं लाइनों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और कुल 5 स्पेक्ट्रम हैं। तो पहला है इसमें लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर किसी उच्च ऊर्जा स्तर जैसे En2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि N1 बराबर 1 में, इसको हम प्रथम कोश या प्रथम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, में संक्रमण करता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो होते हैं वह लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है और इन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य को निकालने का सूत्र है 1/λ इक्वल r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यह 1/λ इक्वल r 1 प्रथम में आना है यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर N2 2 रखेंगे सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। और ये जो रेखाएं मिलती हैं, यह जो लाइमन श्रेणी की रेखाएं मिलती हैं, यह पराबैंगनी क्षेत्र में पराबैंगनी भाग, इसको हम यूवी भाग कहते हैं, प्राप्त होती हैं। और इस श्रेणी की जो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है तो ये जो लाइमन श्रेणी की रेखाएं होती हैं यह पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। जो दूसरा है वह है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी उच्च ऊर्जा स्तर En2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि 2 में, इसको कहेंगे द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो बामर श्रेणी की जो रेखाएं, ये नंबर 2 है, बामर श्रेणी की रेखाएं उच्च ऊर्जा स्तर En2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट से En1 बराबर 2 में संक्रमण करती हैं। तो प्राप्त रेखाएं जो हैं वह बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। और इस श्रेणी का तरंग दैर्घ्य निकालने का फार्मूला है 1/λ इक्वल टू 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से N1 की वैल्यू 2 है और N2 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इस श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं यह श्रेणी सबसे खास श्रेणी है, क्योंकि इस श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं यह दृश्य भाग में या दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखा भी जा सकता है। यह है बामर श्रेणी। इस श्रेणी की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, इसलिए सबसे खास श्रेणी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पाश्चन श्रेणी।
पहला था लाइमन श्रेणी, दूसरा है पाश्चियन, पहला लाइमन था, दूसरा बामर था, तीसरा है पाश्चियन श्रेणी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि N1 बराबर 3 यानी तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। इस श्रेणी की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य निकालने का फार्मूला ये होता है, N1 के स्थान पर 3 रखें क्योंकि 4 से 5, 6, 6, 7, 8 से इलेक्ट्रॉन आ सकता है 3 में। और यह श्रेणी जो होती है यह अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग जिसको हम IR करते हैं, इंफ्रारेड। यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। जो हमारा चौथा है, पहला था लाइमन, दूसरा था बामर, तीसरा है पासन, चौथा हमारा है ब्रैकेट श्रेणी। इस श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं उच्च, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 5, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट से N1 बराबर 4 में संक्रमण करता है। तो प्राप्त जो रेखाएं होती हैं वो ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। इसका तरंगदैर्घ्य निकालने का फार्मूला ये होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 8 से उच्च ऊर्जा स्तर निम्न में आएगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य निकालने का फार्मूला ये होता है। और इस श्रेणी की जो रेखाएं हैं वह अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। जो हमारा पांचवा है वह है फुंड श्रेणी। यह है फुंड श्रेणी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि 6, 7, 8 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि 5, पंचम ऊर्जा स्तर या पांचवें ऊर्जा स्तर कह सकते हैं आप, में संक्रमण करता है। तो प्राप्त रेखाएं फुंड श्रेणी की रेखाएं कहलाते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य निकालने का जो फार्मूला ये होता है, यहाँ पे N1 की वैल्यू 5 होगी, 5 का स्क्वायर। यह श्रेणी जो है यह भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। इसमें जो लाइनें हमको प्राप्त होती हैं उन लाइनों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। इन तरंगदैर्घ्यों के समूह को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण क्रम का ये चित्र है। एक कोषों की संख्या या ऊर्जा स्तर N1, N2, N3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो लाइमन श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता था उच्च ऊर्जा स्तर से एक में आता था, किसी भी उच्च से एक में आएगा। और इस श्रेणी की जो रेखाएं होती है वह दृश्य भाग में होती है, परावैंगनी भाग में प्राप्त होते हैं। ऐसे बामर श्रेणी में जो उच्च ऊर्जा स्तर से आएगा दूसरे में आएगा, इसको दृश्य या जिस क्षेत्र में आता है उसको दृश्य क्षेत्र कहते हैं, विजुअल रीजन होता है। और पाचन वाले में उच्च से आएगा तीसरे वाले में आएगा, इसको अवरक्त भाग कहते हैं, नियर इंफ्रारेड होता है। ऐसे अगले वाले में ब्रैकेट वाले में ये चौथे में आएगा और फुंड वाले में 5वें में आएगा। यहाँ जो भी ऊर्जा स्तर है सबकी ऊर्जाएं कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं ये भी दी गई हैं। ये इसका एक ग्राफ है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लेकिन यहाँ उसको समझने से पहले हम समझते हैं कुछ छोटी छोटी हेडिंगें हैं, जैसे धातु फलन क्या, कार्य फलन किसे कहते हैं, देलही आवृत्ति न्यू नॉट क्या है, और देलही तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो कार्य फलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे कार्य फलन कहते हैं, और इसे W से दिखाते हैं। यह W इक्वल H न्यू नॉट के बराबर होता है। देलही आवृत्ति किसे कहते हैं, तो देलही आवृत्ति क्या है, तो कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, इसको न्यू नॉट से दिखाते हैं। और देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। और अगला इसमें एक टर्म और आया, निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव क्या है, V नॉट। तो कैथोड के सापेक्ष प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है
उसे सस्तब्ध या निरोधी विभव कहते हैं। इसको भी नॉट से दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह प्रकाश की जो ऊर्जा फोटॉन के रूप में है, यह ऊर्जा दो भागों में बंट जाएगी। पहला भाग है प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में। यह धातु की सतह है। जब प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा यहाँ के धातु की सतह पर पड़ेगी तो ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को और धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक आने में व्यय हो जाएगा, और जो दूसरा भाग है वह प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा देने के रूप में व्यय हो जाएगा। तो जो ऊर्जा h न्यू आई है उसका एक भाग कार्यफलन के रूप में है, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में है। यह जो कार्यफलन है यह डब्ल्यू एच न्यू नॉट के बराबर होता है, जहाँ पे स्थिरांक नियतांक है न्यू नॉट। इसको पढ़ते हैं न्यू नॉट, इसको पढ़ते हैं न्यू नॉट। नॉट का मतलब जीरो भी होता है, जिसको हम देहली आवृत्ति कह रहे हैं। और ये वैल्यू रखने पर यस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये होगा न्यू माइनस न्यू नॉट। इक्वेशन 1 डाल दिया। और आवृत्ति प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है, यह होता है c बराबर न्यू लैम्डा। ये फार्मूला होता है c बराबर न्यू लैम्डा, यानी कि प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य के बराबर। ये वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दिया। यहाँ से c कॉमन ले लिया, ये इस रूप में हो गया। करें यदि निरोधी विभव v नॉट कामा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग v है इसके लिए, तो यह जो E की होगा ऊर्जा होगी ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। यही गतिज ऊर्जा है। तो इक्वेशन जो हमारा 1 है और जो 3 है दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही हमारा फार्मूला है 1/2 mv² मैक्स इक्वल h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश का एक गुण है। तो कह रहे हैं जब समान आवृत्ति लगभग समान आयाम और आप तरंगदैर्घ्य भी समान कह सकते हैं कि दो तरंगे जब एक ही दिशा में संचरित होती हैं, दोनों तरंगे एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उन तरंगों के मिल जाने से कहीं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी और कहीं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। परिणामी तीव्रता का मतलब कि कहीं पर प्रकाश अधिक होगा, प्रकाश अधिकतम, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर रोशनी ज़्यादा है। कहीं कहीं पे प्रकाश न्यूनतम, यानी वहाँ प्रकाश बहुत कम है। तो जहाँ प्रकाश अधिकतम होगा वहाँ पे होगा समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। और कहीं पे प्रकाश न्यूनतम होगा तो वहाँ होगा विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण से तात्पर्य हमारा यह है कि आप ये भी कह सकते हैं कि यह व्यतिकरण के प्रकार हैं। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। आपको परिभाषा सुनाते हैं, डेफिनेशन क्या है कि जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो तरंगों के अध्यारोपण से यानी मिल जाने से कहीं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। तो जहाँ पे परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ पे परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यह व्यतिकरण के प्रकार है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा है कि व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब अध्यारोपण के पश्चात दोनों तरंगे मिलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम है, परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, तो जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो अब कभी कभी यहाँ से प्रश्न आता है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो समपोषी व्यतिकरण की शर्त है कलांतर। दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट डॉट के मल्टीपल में होना चाहिए।
या दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट डॉट के मल्टीपल में होना चाहिए। कलांतर का मतलब होता है कलाओं में अंतर या कोणों में अंतर, दोनों तरंगों के कोणों का जो अंतर हो वह इतना हो। पथांतर का मतलब होता है पथों का, दोनों तरंगों के बीच पथों का जो अंतर है वह इसके मल्टीपल में, इस रूप में हो। तो वहां पे जो व्यतिकरण होगा वह संपोषी व्यतिकरण होगा। अगला है विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होती है वह परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। तो वहां पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसलिए जो कलांतर है पाई का गुणक हो, पाई 3 पाई 5 पे विषम रूप में हो, या पथांतर λ/2, 3λ/2, 5λ/2 के गुणक के रूप में हो, तो यहाँ पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यह संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। यह हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वह बनता है कि तरंग की तीव्रता और आयाम में संबंध क्या है, और यहाँ पे आंखिक प्रश्न आते हैं। तो जो तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता आई कामा तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आई प्रोपोर्शनल ए का स्क्वायर, या आई बराबर के ए का स्क्वायर, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यदि दो तरंगे हों जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं, तो तीव्रता I1 बराबर के A1 का स्क्वायर तथा दूसरे तरंग की तीव्रता I2 इक्वल के A2 का स्क्वायर। इसको एक डाल दें, इसको दो डाल। अगर हम दोनों का अनुपात निकालें तो ये होगा I1 अपान I2 इक्वल A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। अब ये तरंग की तीव्रता आयाम में संबंध है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का संबंध भी होता है। अधिकतम तीव्रता ये होगा आई मैक्सिमम इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तथा न्यूनतम तीव्रता होता है आई मिनिमम इक्वल A1, इसको डिफरेंस कहते हैं, A2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों को अनुपात के रूप में लिखें तो ये होगा अनुपात रूप में आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं और ये बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से न्यूमेरिकल पक्के आते हैं। तो इस पर हम कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बहुत होगा तो अंक बदल जाता है। क्वेश्चन है कि दो तरंगों के आयामों का अनुपात 3:1 है, उनके अध्यारोपण से निर्मित परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है।
तो प्रश्न में पहला काम ये है कि जो दिया उसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन होगी। लिखेंगे दिया है तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि A1 अनुपाते A2 बराबर 3:1। तो यह है A1 बटे A2 बराबर 3/1, यह हमको दिया है। अरे उनके अध्यारोपण से निर्मित परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। अब सूत्र होता है परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। ये फार्मूला होता है I मैक्सिमम इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान I मिनिमम होता है A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप चाहे संक्षिप्त तरीके से लगा सकते हैं। पहला एक A1 3 मान लीजिए, A2 1 मान लीजिए, तो ये होगा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल, ये 3 या 1 3 का वर्ग बटे A1 डिफरेंशिएट। इसका मतलब अगर A1 ज़्यादा तो A2 घटाएंगे, A2 ज़्यादा होता तो A1 घटा, चूँकि ये माइनस में आएगा लेकिन इसका स्क्वायर, इसलिए उत्तर प्लस में ही आएगा। किसी को किसी में घटाइए, ये होगा 3-1 का वर्ग। ये होगा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल 3 1 4 4 का वर्ग बटे 3 में से गया 2 का वर्ग। ये होगा 16, ये होगा 2 दूनी 4, ये होगा 4 करने में 4 4 चौके 16। ये आएगा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल 4/1, या I मैक्सिमम इस टू I मिनिमम इक्वल 4:1। ये है, तो जो अधिकतम और तीव्रतम न्यूनताओं का अनुपात आएगा वो 4:1 आएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी लगाते हैं, हालांकि ये गणितीय रूप से इसके लगाने का तरीका चूंकि रेशियो के रूप में था, ऐसा उचित नहीं था लिखना, लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाएंगे तो भी यह उत्तर यही आएगा। ये तो संक्षिप्त तरीका था, बताया था आपको क्यों लगाना है। दूसरा आपको निकाल के दिखाते हैं। दिया है A1 अपान A2, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो A1 होगा उस A1 की वैल्यू होगी 3A2, क्योंकि अपान 1 है तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो A1 की वैल्यू 3A2 है। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले में ये वैल्यू रख के हल करते हैं। तो देखते हैं, ये है I मैक्सिमम अपान I मिनिमम। A1 की वैल्यू 3A2, फार्मूला A1 का साथ लिखेंगे 3A2, तो होगा 3A2 और पहले से A2 है स्क्वायर अपान A1 की वैल्यू है 3A2, ये 3A2 माइनस A2, ये होगा 3 1 4 A2 का स्क्वायर, पानी होगा 2A2 का स्क्वायर, ये होगा 16 A2 का स्क्वायर, अपानी होगा 4 A2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 4 करने में 4 4 चौके 16 आएगा। वही I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इस टू 4:1, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है। आप किसी से भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है? यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये भी बताना है हमको। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है हम जब पकड़ पाए कि प्रश्न में क्या दिया है। तो हमको दिया है, ये हमें दिया गया है तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, तो यह होता है
I1 इज टू I2 इक्वल 25:16, यानी कि I1 बटे I2 बराबर 25/16 ये हमको दिया है। हमसे पूछा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी I मैक्सिमम और I मिनिमम पूछा है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि I1 अपान I2 इक्वल A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। तरंग की तीव्रता आयाम में संबंध। यहाँ से हमको I1 I2 दिया है, यह है 25, I2 है 16, इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, दोनों पे वर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ से ये होगा A1 अपान A2 इक्वल रूट, स्क्वायर करनी लग जाएगी 25/16, यानी कि A1 अपान A2 बराबर 5/4, यानी A1 5 A2 4, लेकिन हमने तरीका दूसरा बताया था, A1 इक्वल ये होगा 5 A2 अपान 4। A1 A2 हमने निकाल लिया, यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने पढ़ा था सूत्र अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग डिफरेंस भी कहते हैं, कुछ किताबों में से डिफरेंस का चिन्ह लगाया हुआ होता है। चलिए, A1 की वैल्यू हम निकालिए, आप चाहे A2 भी निकाल सकते हैं, और आप अगर और आसान तरीका है A1 5 मानिए, A2 4 मानिए, ये 5 और 4 धन हुआ 9 होगा, वर्ग 9 81, और 5 में 4 गया 1, तो एक ही होगा, उत्तर आएगा आपका 81/1। तो सिंपल तरीका हो गया कि गणितीय तरीके से ऐसा लिखना उचित नहीं होता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये होगा I मैक्सिमम, आप वैसे भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही ही होगा। तो A1 की वैल्यू 5/4 A2, A1 का स्थान पर लिखेंगे हम 5/4 A2, और पहले से A2 है ही, इसका वर्ग बटे 5/4 A2 डिफरेंस A2 का स्क्वायर, ये होगा 5 A2 धन 4 A2/4 का वर्ग, और बटे होगा 5 A2 डिफरेंस 4 A2, ये ऋण है, ये उसको डिफरेंस हम कह रहे हैं, बटे 4 का वर्ग। ये यहाँ से जोड़िएगा, 5 4 9 होगा, 9 A2/4 का वर्ग, और पूरे का बटा 5 में 4 गया 1, यानी A2/4 का वर्ग। ये होगा 9 9 81 A2 स्क्वायर बटे 16, पूरे का बटा होगा A2 का स्क्वायर बटे 16, ये होगा 81 A2 स्क्वायर गुणे 16 ऊपर जाएगा सबसे, और बटे होगा ये A2 यहाँ गुणा होगा 16 A2 का स्क्वायर, A2 से A2 गया, 16 16 गया, बचेगा 81/1, यानी I मैक्सिमम अपान I मिनिमम की ये वैल्यू आएगी। सिंपल तरीका था, ये गणितीय विधि है और ये अच्छी विधि है ये।